Hello everyone, myself R.K. Singh, your physics mentor at MMC। आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, दैट इज़ वेक्टर। हालांकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। वेक्टर डिटेल्ड में आपको मैथमेटिक्स में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिजिक्स में वेक्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंस होने की वजह से हम लोगों को वेक्टर को यहाँ पर पढ़ना है। तो वेक्टर में हम लोगों को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग बातें करेंगे और उस लेवल तक लेकर के जाएंगे जिस लेवल की अपने को रिक्वायरमेंट कॉम्पिटिशन्स में होती हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर की। तो वेक्टर की डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। आप लोग पढ़ करके आ चुके होंगे वेक्टर के बारे में। तो नॉर्मली जो बुक्स वगैरह मेंशन करती हैं वेक्टर के बारे में वो ये कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आप बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी हैं। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो उसी को हम वेक्टर बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो ये क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट ध्यान रहे दिस इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? तो इलेक्ट्रिक करंट में आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड कितना होता है? दिस इज Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। पर सेकंड में जितने अमाउंट का चार्ज फ्लो करेगा उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द मैग्नीट्यूड, यानी करंट में मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के बारे में भी आप जानते हो, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल लेवल। ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। कन्वेंशनली जो है करंट की डायरेक्शन को बोला गया है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज हमारा फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं करंट की डायरेक्शन है। इट मीन्स कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट। और आपने वेक्टर की डेफिनेशन में बोला कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से वेक्टर है, तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि करंट जो है वेक्टर नहीं स्केलर होती है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर, नॉट द वेक्टर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वेक्टर के डेफिनेशन में कुछ और बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेक्टर की डेफिनेशन में आप सिर्फ ये बोलोगे कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो करंट को वेक्टर होना पड़ेगा। बट यू नो दैट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर की डेफिनेशन से इसे वेक्टर होना चाहिए, लेकिन वेक्टर की वास्तव में डेफिनेशन ये है ही नहीं जो हम लोग बोल रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि वेक्टर में एक और चीज होनी चाहिए। कंप्लीटली वेक्टर को डिफाइन करने के लिए वेक्टर में 3 बातों का होना कंपलसरी है। पहली चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वेक्टर में एक और चीज होती है जो आपको जानना है, समझना है, और वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर के रूल के मेथड से ही जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अपने कुछ अलजेब्रा होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको उसे फॉलो करना पड़ेगा। जब तक वो फिजिकल क्वांटिटी अपने वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करेगी तब तक जो है वो वेक्टर नहीं कहलाएगी, भले ही उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्यों ना हो। तो करंट एक ऐसी ही क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर न होकर के स्केलर है, क्योंकि ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती है।
तो अब हमारे सामने जो है करंट की वेक्टर की एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई, और वो डेफिनेशन ये है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द वेक्टर रूल्स, फॉलो द वेक्टर रूल्स। ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो भी करनी चाहिए। अगर ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करेंगी तब जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। और ये करंट ऐसी ही क्वांटिटी है जो वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती है, नॉट फॉलो द वेक्टर रूल। ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि करंट स्केलर है, वेक्टर नहीं है। तो अब अपने को ये बात समझ में आ गई कि वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और वेक्टर के रूल को फॉलो भी करनी चाहिए। क्लियर है ये? अब बहुत प्रकार के वेक्टर्स होते हैं। ब्रॉडली हम लोग वेक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर और एक को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या है, एक्सियल वेक्टर्स क्या है, इसे समझना है हमें। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो पोलर और एक्सियल वेक्टर्स की बात करते हैं। तो दो प्रकार के वेक्टर हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। टाइप्स ऑफ वेक्टर में वन इज पोलर वेक्टर एंड अदर इज एक्सियल वेक्टर। पोलर एंड एक्सियल। तो क्या होता है पोलर और क्या होता है एक्सियल, वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए पोलर वेक्टर की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज भी होती हैं, और उनमें ट्रांसलेशन और रोटेशन का इफेक्ट होता है। अगर उनमें ट्रांसलेशन का इफेक्ट होगा तो हम बोलेंगे कि वो पोलर वेक्टर है, और अगर उनमें रोटेशन का इफेक्ट होगा तो हम बोलेंगे वो एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर है, यानी दो वेक्टर पोलर एंड एक्सियल। तो पोलर में बेसिकली आप देखते हो ट्रांसलेशन का इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है भाई? ट्रांसलेशनल इफेक्ट। यानी ट्रांसलेशनल इफेक्ट वाली सारी क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे वो वेक्टर क्वांटिटीज है। और जिनमें रोटेशन का इफेक्ट होगा उन्हें हम बोलेंगे वो एक्सियल वेक्टर हैं। रोटेशनल इफेक्ट वाले वेक्टर्स को आप बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। क्लियर है ये? बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, इसे आपको समझना है। अच्छा, अब जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है। किसके अलॉन्ग होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सियल का मतलब रोटेशन का इफेक्ट, और आप अच्छे तरीके से समझते हो कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में रोटेशन का इफेक्ट होगा उसमें निश्चित तौर पर जो है कोई ना कोई एक्सिस होगी जिसके अबाउट वो बॉडी रोटेट करेगी या रोटेशन का इफेक्ट देगी। बस उसी एक्सिस को आपको पता करना होगा। एक बार अगर आपको एक्सिस पता चल गई तो मतलब कि आपको डायरेक्शन फाइंड हो जाएगी। तो जितनी भी रोटेशनल इफेक्ट वाली क्वांटिटीज होंगी उनमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना कंपलसरी है, और जो एक्सियल वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर मस्ट बी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही इसकी डायरेक्शन होती है, कंपलसरी है, राइट? अब इनके अगर एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर के। उनमें से आप कुछ को जानते भी हो और कुछ को नहीं भी जानते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। उनमें से बहुत सारे पोलर के भी एग्जाम्पल्स होंगे और बहुत सारे एक्सियल के भी एग्जाम्पल्स होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर में आते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर, आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट। Displacement is a vector quantity. Velocity. Velocity is also a vector quantity. Acceleration. Force. Force. Momentum.
मोमेंटम, मोमेंट, फील्ड, करंट डेंसिटी, ध्यान रहे करंट इज ए स्केलर बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर, तो करंट डेंसिटी वेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने आएंगी टाइम टू टाइम, जहां पर हम लोग देखेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा हमें समझना है कि इनमें से कौन ट्रांसलेशनल इफेक्ट वाले हैं और कौन रोटेशनल इफेक्ट वाले हैं। ठीक, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिखा गया है, वेलोसिटी लिखा गया है, एक्सेलरेशन लिखा गया है, ये सब जो है बेसिकली लीनियर हैं। जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा आप समझिएगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। जहां पर भी वेलोसिटी लिखा हुआ मिलेगा आप उसे लीनियर वेलोसिटी समझेंगे। जहां पर एक्सेलरेशन लिखा होगा उसे आप लीनियर एक्सेलरेशन समझेंगे। तो इसमें लीनियर वर्ड है, लीनियर का मतलब ट्रांसलेशनल इफेक्ट। कौन सा? ट्रांसलेशनल इफेक्ट। इसका मतलब कि ये सब हमारे पोलर वेक्टर के एग्जाम्पल्स हो गए। तो पोलर वेक्टर के एग्जाम्पल्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फोर्स में भी लीनियर इफेक्ट होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, लीनियर मोशन करना शुरू करेगा। इट मीन्स फोर्स में लीनियर इफेक्ट है, ट्रांसलेशनल इफेक्ट है, हेंस दिस इज आल्सो द पोलर वेक्टर। मोमेंटम, मोमेंटम भी अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले तो आप समझिएगा कि वो भी लीनियर मोमेंटम है, तो ये भी एक पोलर वेक्टर हो गया है। मोमेंट, मोमेंट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मोमेंट में रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है। मोमेंट में रोटेशन का इफेक्ट है। बेसिकली ये किसी भी चीज को घुमाने की टेंडेंसी डेवलप कराएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर रोटेशन का इफेक्ट है तो निश्चित तौर पर ये कौन सा वेक्टर होना चाहिए? एक्सियल वेक्टर होना चाहिए, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर में रोटेशन का इफेक्ट है। जहां पर भी एंगुलर वर्ड हो वो रोटेशन से रिलेटेड होता है। रोटेशन में एंगल कवर्ड होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो भी एक एक्सियल वेक्टर हो गया है। इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रोटेशन का इफेक्ट है, ये भी जो है एक्सियल वेक्टर्स हो गया है। तो इनमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें से आप देख रहे हैं कुछ पोलर वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं और कुछ एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। और भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि टॉर्क की बात करें। टॉर्क नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, टॉर्क। ठीक है, बेसिकली दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो टॉर्क में जो है रोटेशन का इफेक्ट है, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को शो करता है, यानी कि रोटेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी ये कौन सा वेक्टर हो गया है? एक्सियल वेक्टर हो गया है। क्लियर है ये? अब आप यहां ध्यान से देखो, मैंने दो डिस्प्लेसमेंट की बात की। तो दो डिस्प्लेसमेंट की बात की, एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो आप उसे कौन सा डिस्प्लेसमेंट समझोगे? लीनियर। ठीक है, जो कि पोलर वेक्टर हो गया है। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो वो एंगुलर वर्ड पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करेगा। ठीक, केवल डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा तो आप क्या समझेंगे? उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर वर्ड मेंशन करेगा। इस एग्जाम्पल में हमने कहीं पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेंशन नहीं किया है, केवल डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट था? लीनियर वाला, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल ऑफ वेक्टर की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर हम लोगों ने मेंशन एग्जांपल में नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वास्तव में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती ही नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ
डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात अपने को समझनी है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो आप हमेशा उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही समझिएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में लीनियर वर्ड मेंशन नहीं होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है, तो वो एक्चुअली में लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कौन सा वेक्टर है भाई, पोलर वेक्टर है ये, इट इज ए पोलर वेक्टर। क्लियर है। लेकिन मैंने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, इसे समझना है। तो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको समझना है। लेकिन ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो द वेक्टर रूल। ये वेक्टर के जो रूल्स होंगे उनको फॉलो नहीं करेगा, और वो रूल्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रिक करंट, करंट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि करंट में भी डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। करंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन दोनों क्वांटिटी जो है वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती हैं। तो हमने कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो है ये वेक्टर नहीं होगा। ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और वेक्टर की डेफिनेशन के लिए ये जरूरी है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर के रूल्स को फॉलो भी करनी चाहिए। तो ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं कर पाती है, इसलिए जो है हम इसको बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर है पॉइंट। अब मैंने आपसे कहा कि मैग्नीट्यूड भी है इसमें और डायरेक्शन भी है, तो पहली बात तो ये बताइए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये हम लोग आगे रोटेशन के टॉपिक में, सर्कुलर मोशन के टॉपिक में चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप समझते होंगे कि इट इज़ द एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल किसी समय में जितना भी एंगल कवर करेगा, रोटेशन हो रहा होगा, वो रोटेट कर रहा होगा, तो वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो उस एक्सिस के अबाउट वो कोई एंगल कवर कर रहा होगा। जितना भी वो एंगल कवर करेगा उसी एंगल को हम बोलेंगे वो उसका मैग्नीट्यूड है। राइट। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होंगी, रोटेशनल क्वांटिटीज होंगी, उनमें एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। तो डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल बोर्ड के ही प्लेन में जो है सर्कल में घूम रहा है। चलिए, हमने लिया एक पार्टिकल बोर्ड के प्लेन में सर्कल में घूम रहा है। ये वो सर्कल है जिसके ऊपर वो पार्टिकल चल रहा है सेंटर के अबाउट। अब सेंटर के अबाउट पार्टिकल इस सर्कल में चलेगा तो या तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा, दिस इज द क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा। क्लियर है ये। तो चलो मान लेते हैं कि वो हमारा पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो दिस इज द पार्टिकल टर्निंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर के अबाउट। तो आप ध्यान से देखो, सेंटर के अबाउट अगर ये पार्टिकल घूम रहा है तो ये एक लाइन जो बोर्ड के प्लेन के अंदर और बाहर आ जा रही है, यही वो लाइन है जिसके चारों ओर ये पार्टिकल घूम रहा है। यानी इस प्रकार से पार्टिकल इस प्रकार से घूम रहा है, यानी कि दिस लाइन इज बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे इस पार्टिकल का जो रोटेशन हो रहा है वो इसी लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है ये। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख गई, इसका मतलब डायरेक्शन की बात हम लोग कर सकते हैं।
अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है तो मान लो कि ये उसका रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है, और ये जो है इस प्रकार से अगर टर्न कर रहा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के समय में टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t के टाइम तक में ये कुछ एंगल घूमा, मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। ठीक, ध्यान रहे कि ये जो एंगल है इसी को हम बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी पार्टिकल जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक में जो है थीटा का एंगल घूमा, इसी को बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड थीटा के इक्वल है, डायरेक्शन भी होगी इसकी, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो करेगा, कैसे नहीं फॉलो करेगा, वो भी हम लोग आगे जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमें डायरेक्शन की बात करनी है, तो ध्यान से देखिए कि ये एंगल किस सेंस में टर्न हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। कौन सी एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहा है, वो एक्सिस ये है, हमें एक्सिस दिख गया, और इस सेंस में जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा है, तो डायरेक्शन जो होगी इसी एक्सिस के अलोंग होनी है। अब दो बातें होंगी, या तो बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा या तो बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा। अब अंदर होगी डायरेक्शन की बाहर होगी, इस चीज को समझने के लिए जस्ट जो है आप इमेजिन करो कि ये एक्सिस जो है हमारी स्क्रू ड्राइवर है, और इसे उसी सेंस में आप टर्न करो जिस सेंस में पार्टिकल घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। अगर मैं इस ड्राइवर को अब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाऊंगा तो बताइए कि ये ड्राइवर बोर्ड के प्लेन के अंदर चलेगा या बाहर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ड्राइवर को घुमाने पर ये बोर्ड के प्लेन के बाहर निकलते हुए फील होगा। ठीक है, अगर ये बाहर निकलते हुए आपको फील हो तो डायरेक्शन जो होगी इसकी बाहर होगी। जैसे अगर यही पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में अगर घूम रहा होता, कैसे, क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में अगर घूम रहा होता तो अब आप इस ड्राइवर को जो है क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएंगे। क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने पर ये बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर जाएगा, और बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग बोर्ड के प्लेन के अंदर बोलेंगे। तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, angular displacement this is not the vector quantity, although angular displacement has magnitude and direction but not follow the vector rules। डायरेक्शन के लिए मैंने बताया एक्सिस ऑफ रोटेशन के along, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आपको समझ में आ गया कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा तो डायरेक्शन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी वो बोर्ड के प्लेन के बाहर होगी, क्लॉकवाइज सेंस में अगर ये घूमता तो बोर्ड के प्लेन के अंदर बोली जाती। क्लियर है ये? ठीक, अब देखते हैं हम लोग वेक्टर के सब टाइप्स। इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला, जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई? जीरो वेक्टर, नाम दिया गया है इसको। This is also called null vector। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 यूनिट के इक्वल, मैग्नीट्यूड इज 0 यूनिट, मैग्नीट्यूड इज 0 यूनिट। ठीक, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 यूनिट होगा उसे हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस चीज को हमें समझना है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको मालूम है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर जो होगा उसे हम लोग एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि आप एक लाइन बनाइए और उसमें एक एरो लगा दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इस लाइन के दोनों फ्री एंड को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ध्यान रहे, नोटेशन कैपिटल लेटर से किया जाता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग टेल ऑफ वेक्टर। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फाइनल
पॉइंट, या इसे हम लोग हेड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। ध्यान रहे कि एरो हमेशा इनिशियल से फाइनल की ओर, टेल से हेड की ओर। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होता है हम लोग इस लाइन की लेंथ से डिनोट करते हैं। हमारी इस लाइन की जो लेंथ होगी उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं अलग अलग, दोनों को रिप्रेजेंट किया हमने, एक की लाइन छोटी है और एक की लाइन बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ से हम लोग मेजर करते हैं। और जो डायरेक्शन होगी वो एरो का सेंस रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमेशा जो है इनिशियल से फाइनल की ओर डायरेक्टेड होगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जो कि एरो बताएगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग इस प्रकार से लिखते भी हैं। जैसे इस वेक्टर को लिखना हो तो हम लिखते हैं वेक्टर ए बी। पहले कौन सा पॉइंट लिखा जाएगा? इनिशियल। बाद में कौन सा लिखा जाएगा? फाइनल। और इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा एरो बना देंगे। दिस इज बेसिकली नोटेशन, ठीक। पहले इनिशियल पॉइंट लिखिए और फिर फाइनल पॉइंट। तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे और उसे लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे ये वेक्टर ए बी है। या कभी कभी हम लोग जो है इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो लगा करके। स्मॉल लेटर ए बी सी एंड सो ऑन पढ़ते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड लगा करके दिखाते हैं। अगर इसी वेक्टर को हम लोग मॉड के अंदर डाल दें, दो पैरेलल लाइन के बीच में डाल दें, ठीक है, तो इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी, ठीक है। मॉड के अंदर अगर हम लोग इन वेक्टर्स को डाल दें तो बोला जाएगा कि ये उसका मैग्नीट्यूड है। समटाइम बिना मॉड के भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऊपर एरो नहीं दिखाते हैं। मॉड अगर नहीं लगाएंगे तो आपको ऊपर एरो नहीं लगाना पड़ेगा। तो केवल अगर ए बी सी लिखें बिना एरो तो हम लोग इन सब को जो है बोलेंगे कि वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? 0 यूनिट होगा, ठीक। तो बताइए कि अब रिप्रेजेंटेशन आप देख चुके हो, तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और उस लाइन की जो लेंथ होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। लेकिन भाई इसका मैग्नीट्यूड तो 0 यूनिट है, मतलब कि उस लाइन की लेंथ क्या होनी चाहिए? 0 यूनिट, 0 होनी चाहिए। अब लाइन की लेंथ ही अगर 0 हो गया तो क्या उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जीरो वेक्टर को एक पॉइंट से दिखाते हैं। तो बेसिकली दिस पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो वेक्टर। क्लियर है ये? हम लोग एरो जो है इसमें दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो चुके हैं, तो एरो को हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। अच्छा भाई, अगर एरो को नहीं दिखा पा रहे हैं इसका मतलब डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ ही होता है। तो जब आप डायरेक्शन को नहीं दिखा सकते हो तो हम बोलते हैं कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 यूनिट होता है एंड डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी अनडिफाइन होगी। क्या होगी वो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग जीरो के ऊपर एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द जीरो वेक्टर। क्लियर है ये? इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आपको समझना है। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि इस जीरो वेक्टर को या नल वेक्टर को हम लोग किसी भी वेक्टर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं वेक्टर ए में, मान लो ये वेक्टर ए है, राइट,
इस वेक्टर ए में अगर मैं एक नल वेक्टर को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलने हैं, यानी वेक्टर ए ही रहेगा। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रहे सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ही कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो दिस इज जीरो वेक्टर। सेकेंड वेक्टर जो हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज यूनिट वेक्टर। जितने भी वेक्टर्स हम लोग अब डिफाइन कर रहे हैं इन सब का मतलब उनके अपने नाम से ही क्लियर होगा, यूनिट वेक्टर। अब नाम से ही क्लियर है, यूनिट का मतलब सिंगल, वन, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन यूनिट, तो मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो जरा ये बताइए हमें कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन यूनिट होने के लिए क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें। जैसे अगर हम लोग स्केलर नंबर की बात करें, 3 में 3 से डिवाइड करने पर अपने को क्या मिलेगा, 1, 4 में 4 डिवाइड करने से अपने को क्या मिलेगा, 1, 5 में 5 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 1। मतलब कि जितनी उसकी मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड से उसमें डिवाइड कर दीजिए तो उसका जो मैग्नीट्यूड बचेगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई एक वेक्टर ए दिया गया है, राइट, तो हमारे इस वेक्टर का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, लेट इट्स मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या है भाई, हमारे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इसी वेक्टर में अगर मैं उसके खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो जो अपने को मिलेगा वो एक यूनिट वेक्टर मिलना चाहिए। यानी कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, आपने वेक्टर ए में ही उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी अब आपको मिली यही हमारा यूनिट वेक्टर है। और इसको हम लोग ए के ऊपर कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी लेटर के ऊपर अगर कैप लगा हुआ आपको दिखे तो आप समझिएगा कि वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पर आपको जो मिलता है वो एक यूनिट वेक्टर मिलता है। क्लियर है ये? तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट में हम लोग जो है बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, राइट। ये भी नाम से ही क्लियर है, ऐसे वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। ठीक है, प्लेन आप समझते हैं, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, दिस इज ए बोर्ड का प्लेन। ठीक, टू डायमेंशनल, इसमें दो डायमेंशन है तो टू डायमेंशनल स्पेस है ये, तो ये हमारा एक बोर्ड का प्लेन हो गया है। क्लियर है ये? अब इसी बोर्ड के प्लेन में अगर मैं कई सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दूं, हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हों अगर इसी बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंटेबल हों, उनको रिप्रेजेंट किया जा सके, वो आ सके, तो उन सारे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कि वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये हमारा एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर मान लो कि बी है, चलो ये वेक्टर आप मान लो कि सी है। कितने वेक्टर हमने ले लिए, 3, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर्स आपको कहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में। अब अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो इसका मतलब क्या ये तीनों आपस में कोप्लेनर हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए हैं कोप्लेनर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर सके उनको हम बोलते हैं कि वो सब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। आगे हम लोग चल करके इसको मैथमेटिकली जो है डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन होती है कि वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। बट यहां पर अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे वो सब आपस में कोप्लेनर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है वो आपको ये समझना है कि एनी टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर ले लो आप, एनी टू वेक्टर, ठीक, कोई भी दो वेक्टर हो, ऑलवेज कोप्लेनर, ऑलवेज कोप्लेनर।
मतलब कोई भी दो वेक्टर आपके सामने आएंगे निश्चित तौर पर वो सेम प्लेन में ही लाई करेंगे, बट more than two vector may or may not be coplanar, may or may not be coplanar। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए मैंने क्या यहां पर मेंशन किया है कि कोई भी दो वेक्टर अगर होंगे तो वो निश्चित तौर पर जो है कोप्लेनर होंगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर होंगे, तीन वेक्टर हों, चार वेक्टर हों, तो वो सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो जो पॉइंट यहां पर हम लोगों ने मेंशन किया उसको देखते हैं। तो चलिए, मान लो कि एक वेक्टर ये ए है, ठीक, ये हमने बोर्ड के प्लेन में रखा है। कहां पर रखा है? बोर्ड के प्लेन में रखा है। ये एक दूसरा वेक्टर है बी, ये भी हमने कहां रखा है? बोर्ड के प्लेन में रखा है। क्लियर है ये? अब अगर मैं बोलूं कि क्या ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में हैं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हैं। और वो प्लेन कौन सा है? बोर्ड का प्लेन है। यानी कि दिस टू वेक्टर ए एंड बी आर कोप्लेनर एंड दियर प्लेन आर बोर्ड का प्लेन है। चलिए, वेक्टर ए को बोर्ड के प्लेन में ही रहने दो। वेक्टर बी को हमने क्या किया? बोर्ड के प्लेन से हटाया, और बोर्ड के प्लेन से हटा करके ये ऐसे, यहां पर इमेजिन करो, ये जो हमारा पूरा स्पेस है इसमें ऐसे रख दिया। यानी वो वेक्टर बी जो पहले बोर्ड के प्लेन में था वो ऐसे, ये आ गया। अब ये वेक्टर बी ऐसे है और वेक्टर ए ऐसे है, तो बताइए क्या अब ये और ये सेम प्लेन में है? हाँ, अभी भी ये सेम प्लेन में है। अभी भी ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी सेम प्लेन में है, लेकिन वो प्लेन बोर्ड का प्लेन नहीं है, वो एक कोई दूसरा प्लेन हो गया। ये प्लेन, ये स्पेस जो आपके सामने दिख रहा है, पूरा बोर्ड के प्लेन के बाहर का स्पेस, मेरे हाथ को देखिए, मेरा हाथ जहां पे चल रहा है वो एक पूरा स्पेस है। इसी स्पेस के टच में ये दोनों वेक्टर हैं, तो ये पूरा एक प्लेन बन रहा है। ठीक, इसी प्लेन में जो है अब ये वेक्टर ए और बी दोनों लाई कर रहे हैं। पहले वेक्टर ए और बी कोप्लेनर थे, लेकिन वो प्लेन कौन सा था? बोर्ड का प्लेन था। लेकिन अगर बी को हमने बोर्ड के प्लेन से हटा करके ऐसे रखा होगा, तब भी ए और बी सेम प्लेन में होंगे, लेकिन वो प्लेन बोर्ड का प्लेन नहीं होगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एनी टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर। हाँ, अलग बात है कि इनके प्लेन्स बदलते रहेंगे, लेकिन हमेशा जो है ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दोनों का प्लेन सेम होगा, बट प्लेन्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन आपने यहां लिखा कि मोर देन टू वेक्टर्स मे आर मे नॉट बी कोप्लेनर। तो इसको देखिए, चलिए ये वेक्टर ए बी सी, सी को हमने ले लिया, चलो ये भी बोर्ड के प्लेन में है। तो बताइए कि ये तीनों वेक्टर जो हैं वो क्या कोप्लेनर हैं? बिल्कुल है कोप्लेनर। और वो प्लेन कौन सा है? बोर्ड का प्लेन है। तो ये तीनों बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में कोप्लेनर हैं। अब ऐसा करो आप कि ए और बी को बोर्ड के ही प्लेन में रहने दो, लेकिन सी को हटाओ बोर्ड के प्लेन से। हमने सी को बोर्ड के प्लेन से हटाया और ये बाहर ले लिया। तो क्या तीनों एक साथ सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? नहीं, ए और बी तो बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन सी बोर्ड के प्लेन के बाहर हो गया है। तो तीनों का प्लेन जो है अब सेम नहीं हो रहा है। तो दोनों बातें आपके सामने यहां पर आ गई कि मोर देन टू वेक्टर मे आर मे नॉट बी कोप्लेनर। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। कौन से वेक्टर की बात करेंगे? कोलिनियर वेक्टर। ये भी नाम से ही क्लियर है भाई, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर का मतलब सेम लाइन। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये जो है कोई एक लाइन है, ठीक है, कई सारे वेक्टर्स अगर हम लें और इसी लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें। चलो हमने एक वेक्टर जो है ये लिया, इनिशियल पॉइंट ए ले लो, फाइनल पॉइंट बी ले लो। एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, ऐसे ले लो। जरूरी नहीं है कि एरो का सेंस सेम ही हो, कंपलसरी क्या है? लाइन सेम होनी चाहिए।
कोलिनियर के लिए लाइन का सेम होना कंपलसरी है। तो चलो मान लो कि इनिशियल पॉइंट सी है और फाइनल पॉइंट डी है। नाउ दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। एरो हमेशा इनिशियल से फाइनल की ओर होगा। ठीक है, एक और ले लो आप, चलो ये ले लेते हैं। मान लो कि ये वेक्टर ई एफ है, दिस इज वेक्टर ई एफ। ठीक, तो क्या ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं? बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की लाइन क्या है? सेम। तो कोलिनियर का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन पर हों। क्लियर है ये? अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, तो उसकी एक कंडीशन है। तो कंडीशन आपको याद रखना होगा, कंडीशन ऑफ टू वेक्टर आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो निश्चित तौर पर उन दोनों वेक्टर्स में एक रिलेशन होना चाहिए एंड दैट रिलेशन इज दिस। मान लो कि दो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर जो आपको दिए गए हैं वो कोलिनियर हों, ठीक है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए एंड दैट रिलेशन इज देन वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज द कंडीशन। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल्स भी अपने सामने आने वाले हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जहां पर लैम्डा क्या है? स्केलर। इट इज ए स्केलर। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो अगर किन्हीं दो वेक्टर में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम बोल देंगे कि वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर रिप्रेजेंटेबल होंगे। अब लैम्डा जो है वो स्केलर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान रहे ये स्केलर है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो दोनों वेक्टर ए एंड बी, बोथ वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो बेसिकली लैम्डा का साइन हमें बताएगा कि इन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है या नहीं। और लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ए एंड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर तीन वेक्टर्स हैं हमारे सामने, ठीक है, तीनों कोलिनियर हैं। अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा तीनों कोलिनियर हैं तो अगर मैं किन्हीं दो के रिलेशन की बात करूं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये और ये में हम लोग देखें तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बताइए कि इन दोनों का जो लैम्डा होगा वो लैम्डा क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इन दोनों का जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा वो हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। बट यहां पर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इन दोनों वेक्टर का जो लैम्डा होगा वो लैम्डा जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आंसर आपको दिख रहा है। क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, मतलब कि इनका लैम्डा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मान लो इसका लैम्डा लैम्डा 1 है तो दिस मस्ट बी नेगेटिव। ऐसे ही इस वेक्टर और इस वेक्टर का अगर मैं पूछूं लैम्डा क्या होगा, ये दोनों भी कोलिनियर हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो इनका जो लैम्डा होगा वो लैम्डा भी नेगेटिव होगा। मान लो वो लैम्डा लैम्डा 2 है, दिस इज आल्सो नेगेटिव। क्लियर है ये? बट अगर मैं फर्स्ट और थर्ड वेक्टर, वेक्टर ए बी और वेक्टर ई एफ की बात करूं तो ध्यान से देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है भाई? सेम। दोनों की डायरेक्शन सेम होने का मतलब इन दोनों का जो लैम्डा होगा वो लैम्डा पॉजिटिव आएगा। ध्यान देना, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों का जो लैम्डा होगा वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये? तो इट इज द कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपोजिट वेक्टर की बात।
या इसी को हम लोग नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, ठीक, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। तो दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो सेम बट डायरेक्शन क्या हो अपोजिट, ध्यान रहे उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो भाई ये वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, डायरेक्शन जो है इनिशियल से फाइनल की ओर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसकी लेंथ के बराबर होगा। चलिए ऐसा ही एक वेक्टर मैंने बी ले लिया, सेम लेंथ का, ठीक, और ये आपके सामने दिख रहा है, ये वेक्टर बी मान रहे हैं। ध्यान से अगर देखा जाए तो दोनों की लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम, यानी मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो गया। अब आप देखो तो इसकी डायरेक्शन आगे और इसकी डायरेक्शन पीछे, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट। दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने का मतलब ये हुआ कि ये कैसे वेक्टर्स हैं आपस में, अपोजिट वेक्टर्स हैं। क्लियर है ये। वेक्टर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी भी वेक्टर में हम लोग नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दें, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ध्यान रहे किसी भी वेक्टर में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन ही रिवर्स होगी, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी अगर ये वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज माइनस वेक्टर ए, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। फिर से हम बोल रहे हैं कि किसी भी वेक्टर में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन ही जो है रिवर्स होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहां पर देखिए ये और ये वेक्टर ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं और डायरेक्शन से अपोजिट हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर हैं। चलो भाई अगर मैं वेक्टर ए में माइनस साइन लगा दूं, अब अगर माइनस साइन लगा देंगे तो क्या इसका एरो रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो माइनस साइन लगाने पर डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, तो चलिए लेंथ वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, तो ये अपना माइनस वेक्टर ए हो गया। अब इसमें और इसमें ध्यान से देखो, वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए में क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अच्छा भाई डायरेक्शन भी तो सेम हो गई। तो अगर किन्हीं दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम लोग ऐसे दो वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। क्लियर है ये। तो अब वेक्टर बी एंड माइनस वेक्टर ए मस्ट बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर, यानी आप लिख सकते हो कि वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है ये, ठीक है। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, लेकिन ऐसा तभी लिख सकते हो जब ए और बी आपस में कैसे हो, अपोजिट। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट वेक्टर हैं तो लिखा जाता है वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, ठीक। तो दिस इज द अपोजिट वेक्टर। ध्यान रहे इक्वल वेक्टर होने की कंडीशन होती है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। दो वेक्टर्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स अगर सेम होंगे तो हम बोलेंगे कि वो इक्वल वेक्टर्स हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई ये, पैरेलल वेक्टर। ये भी नाम से ही क्लियर है। अभी मैं केवल आपको बेसिक चीज सिखा रहा हूं,
ठीक है, वेक्टर क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, वो हम लोगों ने देखी। अब हम लोग जो वेक्टर के सब काइंड्स हैं उन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेन हमारा फोकस होगा वेक्टर के रूल्स पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने को वेक्टर से परिचित होना जरूरी है। तो पैरेलल वेक्टर, व्हाट इज द पैरेलल? सिंपल सी चीज, कोई भी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो वो बोलती हैं पैरेलल लाइंस। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं अगर एक दूसरे के पैरेलल हों तो हम बोलेंगे कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब दो प्रकार के पैरेलल वेक्टर होंगे, एक होता है लाइक पैरेलल और एक होता है अनलाइक पैरेलल। ठीक है, लाइक पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनमें डायरेक्शंस सेम होती हैं। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर की लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। यहां पर देखो, ये हमारा अगर वेक्टर ए लिया जाए और ये वेक्टर अगर बी लिया जाए तो यहां पर भी दोनों की लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये भी जो है आपस में कैसे हैं, पैरेलल। लेकिन इन दोनों में अंतर है, यहां पर डायरेक्शन सेम है और यहां पर डायरेक्शन सेम नहीं है। हमारा जो मेन है वो क्या है, दोनों का लाइन पैरेलल होना। तो यहां पर भी दोनों वेक्टर्स के लाइन पैरेलल हैं और यहां पर भी दोनों वेक्टर के लाइन पैरेलल हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्शन सेम है और यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन सेम का मतलब लाइक पैरेलल, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे लाइक पैरेलल वेक्टर। और यहां पर बोलते हैं हम लोग अनलाइक पैरेलल वेक्टर। दिस इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल वेक्टर। क्लियर है ये? तो दिस इज द पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में अपने को आएगा वेक्टर, उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। पोजीशन से आप लोग अच्छे तरीके से परिचित हो, मैं यहां पर पोजीशन वेक्टर की बात करने वाला हूं। पहले आप पोजीशन को समझो। मान लो कि हमारे पास एक्स वाई का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम आप जानते हैं, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में ये। अब हमारे इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में मान लो कि दो पॉइंट हैं, लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक, पॉइंट ए और बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इस x1 y1 x2 y2 को हम बोलते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। दीज आर द पोजीशन, ये उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन वेक्टर नहीं है वो। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ए एंड बी। क्लियर है ये? हमें डिफाइन करना है पोजीशन वेक्टर। चलो, अगर मैं ओरिजिन से पॉइंट ए को मिला दूं, कहां से मिलाया हमने, ओरिजिन से। ओरिजिन से हमने पॉइंट ए को मिलाया और एक एरो लगा दिया ओरिजिन से पॉइंट ए की तरफ, तो क्या अभी एक वेक्टर बन गया कि नहीं? बिल्कुल बन गया है, जिसका मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर होगा और डायरेक्शन जो होगी ओ से ए की तरफ। तो ये एक वेक्टर हो गया है। इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट ए है, तो इसे लिखा जाएगा वेक्टर ओ ए। ठीक है, इसे लिखा जाएगा वेक्टर ओ ए और इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जो आगे पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बोला जाता है और जो पहले पॉइंट है मतलब इनिशियल पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा। तो इसको वेक्टर ओ ए को बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ऐसे ही अगर हम लोग बी को मिला दें ओरिजिन से, भाई एरो ओरिजिन से बी की तरफ लगा दें, तो अगेन दिस इज ए वेक्टर, इसे हम लोग लिखेंगे वेक्टर ओ बी और इसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है ये? तो इस प्रकार से हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं।
अपने को फिजिक्स में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें इसकी बहुत ही आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कैसे किया जाता है वो अपने को समझना है। क्लियर है ये? तो इट इज द पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, ये हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर जो है वेक्टर के सब काइंड्स देखे हैं, लेकिन अपने लिए वेक्टर में जो सबसे मेन जिसे अपने को सीखना है वो है इसकी अलजेब्रा, यानी इसे हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम लोग वेक्टर के रूल्स की बात करते हैं। ठीक, तो पहले तो मैं आपको सिंपल अलजेब्रा की बात कर रहा हूं। तो इन सिंपल अलजेब्रा, जिसको हम लोग स्केलर के अलजेब्रा में पढ़ते हैं, तो इन सिंपल अलजेब्रा हम लोग समेशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, डिवीजन पढ़ते हैं, प्रोडक्ट पढ़ते हैं, पावर भी पढ़ते हैं। राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो स्केलर नंबर ले लें 2 और 3, तो इनका समेशन हम लोग 5 बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन अगर करना हो तो -1 बोलेंगे, 2 - 3 = -1। डिवीजन अगर हम लोग करना चाहें 3/2 तो दिस इज 1.5 होगा। अगर पावर करना हो हमें 2 की पावर 3 तो दिस इज 8। ये सारा काम हम लोग सिंपल अलजेब्रा में करते हैं और ये हम लोग अपनी छोटी क्लासेस से ही जो है जानते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अपने को यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा की बात करनी है। कौन से अलजेब्रा की बात करनी है? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आपके लिए बिल्कुल नया है, तो वेक्टर अलजेब्रा में इसी प्रकार की कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेक्टर अलजेब्रा में हम केवल समेशन, सब्ट्रैक्शन और एक खास प्रकार के प्रोडक्ट की ही बात करते हैं। ठीक, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग कभी भी डिवीजन और पावर की बात नहीं करते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। और प्रोडक्ट भी दो स्पेशल केस में किए जाते हैं। एक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, पढ़ा जाएगा डॉट प्रोडक्ट के नाम से, और एक प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा में जो अपने को पढ़ना है वो केवल समेशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है इसमें? पावर एंड डिवीजन, क्योंकि दो वेक्टर का रेशियो जो है वो डिफाइन नहीं होता। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई भी सेंस नहीं है। फिजिक्स में या मैथ्स में हम लोग वेक्टर को डिवाइड नहीं करते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये मीनिंगलेस क्वांटिटी हो गई। पावर भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर के पावर में अगर कुछ लिखा हो तो वो भी हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, ये मीनिंगलेस क्वांटिटीज हो जाएंगे। राइट? तो अपने को बेसिकली अलजेब्रा में, वेक्टर अलजेब्रा में समेशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट की बात करनी है। ठीक, तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला जो अपना अब आर्टिकल होगा जो अपने को समझना है वो है समेशन या एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा पर इसके समेशन की बात करने वाला हूं। तो समेशन के अपने बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें हम लोग वेक्टर रूल्स बोलते हैं, और उन पर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।